हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एआर पब्लिकेशन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारा फिजिक्स का जो क्लासेस हैं वो आपकी चल रही हैं। फ्री में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। रेलवे फाउंडेशन बैच फ्री में आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम जीएस का पूरा सिलेबस जो है वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। और तो फिलहाल जो है हमारी हिस्ट्री की एंशिएंट वीडियो भी आ चुकी है, तो हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दी है और आपका जो फिजिक्स है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो कुछ ही क्लासेस और आएंगी तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर देन हम जो है अपना बायो खत्म करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री हमारी कोशिश रहेगी मेरी कि इस मंथ के अंदर वो जो है आपकी पूरी तीनों के तीनों पार्ट आ जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अगर अभी तक भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं देखी है, मैराथन वीडियो है 8 से 9 घंटे की, पूरी जाके देख लीजिएगा। पूरी की पूरी हिस्ट्री की थ्योरी आपके डिटेल में कवर है। साथ ही साथ जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिल जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, डेफिनेटली मैंने मेक श्योर किया है। सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं एग्जाम की रेलेवेंसी को देखते हुए सब कुछ आपको जो है उस वीडियो में समझाया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए गए हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पब्लिकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी आपको प्रेस कर देना है। इसकी वजह से कोई भी हमारा लेटेस्ट अगर वीडियो आती है तो उसकी अपडेट आप लोगों के पास टाइम से पहुंच सके। आज हम देखो बात करेंगे फिजिक्स में लाइट की। प्रकाश क्या होगा? वॉट एवर यू सी, जो कुछ भी आप अगर देख पा रहे हो वो किसकी वजह से है? वो हमारी लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से है। ठीक है, मैं कहूँ अगर सूरज एक दिन नहीं निकलेगा ना तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसा कि होता भी है। जब रात में एकदम अंधेरा होता है तो क्या हम कोई भी चीज देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि उस वक्त हमारे पास लाइट नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? फिर हम क्या करते हैं, कई बार अपने फ़ोन की टॉर्च का, फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, फिर कोई मोमबत्ती जला लेते हैं कि हमारे लिए लाइट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए। तो लाइट की जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या कवर होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे हम। ठीक है, जो हमारे मिरर हैं उसके टाइप देखेंगे हम। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल में हम क्या देखेंगे? कॉनकेव मिरर देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। अभी मैं हिंदी में इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपकी लैंग्वेज रहने वाली है। ठीक है, और फिर हम सारी की सारी चीज़ें, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारा जो आपकी इमेज बनेगी वो आपके कहाँ बनेगी, सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो है समझाया जाएगा। बस बने रहिए। तो ये हमारा जो है लाइट का पार्ट 1 होने वाला है। क्या है? पार्ट 1। शायद इसके 3 पार्ट आएंगे, तब कहीं जाके थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कराने के बाद हमारा जो पूरा चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लाइट के बारे में बात करें तो लाइट क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखना संभव करता है। जैसे आपको बताया मैंने, ये है हमारा सन। ठीक है, दिस इज सन। ऐसे तो होता है सूरज। ठीक है, ये है हमारा सूरज। अब आपको मैं बता दूं, आपको हमें चीजें क्यों दिखाई देती हैं। सूरज से किरणें आती है, सूरज से लाइट आती है, लाइट ही है ना ये। ठीक है, सूरज से लाइट आएगी। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है, राम, सीमा, गीता, जो भी आप मान लो, ठीक है, ये खड़ी हुई है। अगर मैं, और सेकंड मैं जो हूं ना, वो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। ठीक है, मैं जो है मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अब मुझे ये जो लड़की है वो क्यों दिखेगी? पहले जो सन की रेज है ना, लाइट जो है, लाइट उस पे पड़ेगी, फिर लाइट जो है क्या करेगा? लाइट जो है हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस से मेरी आंखों में आएगी। यानी कि लाइट जो है, प्रकाश उस वस्तु पे पड़ा, वस्तु से प्रकाश जो है वापस से प्रकाश का आपको क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन, परावर्तन देखने को मिलेगा। फिर क्या है? हमारी आंखों पे जाएगा वो। इसी रीजन की वजह से कोई भी इमेज हमारे आंखों में क्रिएट बनेगी और उसके बाद वो प्रतिबिंब जो है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखाई देता है। सारी की सारी चीजें इसीलिए काम कर रही है। आपके अराउंड जितनी भी वस्तु हैं आपको क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ने के बाद, लगने के बाद वो वापस से आ रही है, हमारी आंखों पे पड़ रही है और हमको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, बाकी लाइट जो है हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसी? हमेशा सीधी रेखा में आपकी लाइट जो है वो चलेगी। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा चलता है। इस वजह से ही हमको क्या देखने को मिलती है? जो छाया बनती है किसी भी वस्तु की, जैसे मैं हूं, मैं धूप में जाऊंगी, मेरा एक शैडो बनेगा। उसका रीजन ये है कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इस वजह से ही हमको किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज की
छाया देखने को मिलती है। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए भी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज़ को ऐसे समझिए, वैसे वेव्स वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी। फिर एक बार ही समझ लेते हैं कि जो प्रकाश है वो हमारा वैक्यूम में भी चल सकता है। जैसा मैंने बताया आपको, हमारे एयर में तो अभी मीडियम है, चलो ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में मीडियम है, एयर है, पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हमारा सूरज है, सूरज स्पेस से आता है, तो आपको पता है स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर तो नहीं है। ठीक है, स्पेस में हमारा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आपकी जो लाइट है ना वो वहां से भी हमारी पास तक पहुंच रही है, नीचे आपको देखने को मिल रही है। तो इससे समझ आता है कि हमारी लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी कोई भी आपकी मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की नहीं होती, वैक्यूम में भी कर लेती है वो ट्रैवल। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट हमने देखे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा ही तो है और क्या है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट बोला था हमने, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो है हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हेंस शैडो आर फॉर्म्ड, इसी वजह से हमारा जो है शैडो आपको देखने को मिलता है। लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम से भी वो जो है आपका ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से हमारी जो है लाइट आपकी चलती है। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलोगे। ठीक है, लाइट को अर्थ तक पहुंचने में हमारा कितना समय लगता है, टाइम मतलब रुको प्रॉपरली लिख देते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम लाइट या फिर सनरेज टेक्स टू रीच ऑन अर्थ। पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को हमारा कितना समय लगता है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मिनट, घंटा, सेकंड, आप जो है आंसर दोगे। ठीक है, छाया बनती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये हमने ऑलरेडी जो है देख लिया है। ठीक है, अब जो है, अब क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पहला फिनोमेना देखेंगे, हम बाद में रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होती है। तो प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है, और यही रीजन है कि हमको सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो विजिबल होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या कह लेते हैं, परावर्तन को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का चमकीला सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस से लौट जाना क्या बोलता है, हम क्या कहते हैं हम, reflection of light, the bouncing back of a light into the same medium after striking a shiny surface, it's called reflection। सेम मीडियम, ठीक है, सेम मीडियम में, जैसे इस वस्तु पे कोई लाइट टकराई, वापस से आ गई, हवा में है ना, ठीक है, लाइट गई हवा जो है एक माध्यम था, एयर मीडियम था। ठीक है, वापस से जब हमारी लाइट वापस आई है तो किस मीडियम में आई है, तब भी हमारा एयर में ही आई है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो क्या है, ये हमने देख लिया कि सेम मीडियम में वापस जब आ जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, ये मान लो आपका मिरर है। ठीक है, ये है हमारा मिरर, इस पे लाइट ऐसे करके टकराई। ठीक है, लाइट हमारी टकराई, फिर हमारी लाइट जो है वापस से जो है इसी माध्यम में हमारी लौट गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, मतलब यहाँ से लाइट आ रही है, इस पे टकराई, टकराने के बाद वापस से जो है वो हमारी लौट जा रही है, यही आपका परावर्तन या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन आपका कहलाता है। आगे समझ में देखो, अब इसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्रैक्शन होता है, एक हमारा कैसा होता है, इररेगुलर। रेगुलर में बात करें तो सरफेस कैसी है, जिससे हमारा टकरा रही है प्रकाश की किरण, तो वो हमारी सरफेस चिकनी होगी, कैसी होगी, स्मूथ होगी, तो आपका बनता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें हमारी जो इमेज बनती है वो आपकी क्लियर दिखाई देती, स्पष्ट, और हमारी कैसी, क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, मिरर जो हमारा शीशा हो गया, कैसी है, चिकनी सतह है। ठीक है,
फिर आता है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपकी खुरदुरी सतह है, चिकनी नहीं है, तो रेगुलर कैसा होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन परावर्तन कैसा होगा, इर्रेगुलर होगा। ठीक है, कैसा होगा हमारा, अनियमित होगा। ठीक है, तो हमारी धुंधली या फिर आपकी कोई भी छवि बनती हुई दिखाई ही नहीं देगी, जैसे दीवार हो गया, कागज हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसको हम देखें तो ये क्या कहता है, जब प्रकाश किसी घने माध्यम से हल्के माध्यम में जाता है। ठीक है, घने माध्यम से हल्के माध्यम में जा रहा है, जैसे अंदर गया, उसके बाद किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है जो माध्यम हल्का था। ठीक है, और आपतन कोण क्रिटिकल कोण से अधिक होता है तो प्रकाश वापस घने माध्यम में परावर्तित होता है। इसका एग्जाम्पल है डायमंड क्यों चमकता है, हमारा डायमंड के अंदर आपको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमारा जो डायमंड है वो आपका चमकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है, जो हमारा आपतन कोण होता है, वो क्रिटिकल कोण से ज्यादा होता है। क्या हमारा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल से हमारी रेज जो है गिर रही है, उसका जो हमारा कोण होता है वो ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, और इसी वजह से जब वापस लौटती है तो आपको जो डायमंड है ना वो हमको चमचमाता हुआ एकदम से नजर आता है। ठीक है, बाकी ये हमने शायद देख लिया। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, देख लो एक बार। विकृत परावर्तन एक्चुअली में इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही है, जब प्रकाश खुरदुरी या समान सतह से होकर विभिन्न दिशाओं में हमारा फैल जाता है, तो इसको अनियमित परावर्तन हम कहते हैं। ठीक है, इस घटना को विकृत परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन आपका कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसके कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब हम देखेंगे, एक सेकेंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा लॉ क्या बोलता है, आवर्तित कोण इज इक्वल टू हमारा परावर्तित कोण। देखो ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, इस पे आके जो है हमारी प्रकाश की किरण गिरती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर हमारी ये जो है प्रकाश की किरण इस रे से हमारी इस तरीके से वापस लौट गई, ये हमारी क्या होगी, आपका रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों को परेशान नहीं होना, ये जो हमारा इमेज है इसमें लिखा है, ये आपतित कोण है और ये हमारा परावर्तित, सॉरी ये आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है, यानी कि ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं बात करूं कोण की, तो यहाँ पे हम कोण को निकालने के लिए पहला रूल बोल रहा है कि एंगल I विल बी इक्वल टू द एंगल R, कि जिस एंगल के साथ किरण गिरी है और जो कोण के साथ किरण गिरी है वो कोण हमेशा बराबर होगा जिस कोण के साथ आपकी किरण जो है उस सरफेस से टकराकर वापस लौटी है। तो उसके लिए हम ना एक नॉर्मल रे बीच में खींच लेते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर ना हम एक नॉर्मल रे जो है वो आपका खींच लेते हैं, नॉर्मल रे हम खींच लेंगे। आगे समझ में। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब हम किसी भी चीज के लंबवत एक लाइन खींच देते हैं परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो जाता है हमारा, एंगल हो जाता है आपका 90 डिग्री, हो जाता है ना हमारा 90 डिग्री। ओके, चलो ये वाला 90 डिग्री वाली चीज हम बाद में देखेंगे, पहले ये सोचो, जो हमारा ये वाला एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल I और इसको हम बोलते हैं एंगल R। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एंगल R। ठीक है, तो एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R हमारा, यही हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है कि आपका आपतन कोण जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के जो है वो आपका इक्वल रहने वाला है। अब आप क्या कोण पता लगा सकते हो कभी, ठीक है, कोण पता लगा सकते हो, बताओ। ठीक है, तो आपको लगा, जैसे मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल अगर मैंने आपको दे दिया कि ये वाला एंगल है हमारा 40 डिग्री, ये मैंने कह दिया कि ये एंगल है आपका 40 डिग्री। अब आप पता करो एंगल I और एंगल R कितना होगा। अब आपको इतना पता, ये हमने परपेंडिकुलर नॉर्मल खींच रखा है, तो ये जो नॉर्मल वाला पूरा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। लंबवत जब लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 में से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा,
ठीक है, कितना बचेगा, 50 बचेगा, 50 बचेगा ना, ठीक है। तो एंगल आर कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। जब एंगल आर 50 है आपका, तो फिर हमारा एंगल आई भी 50 होगा, क्योंकि एंगल आई भी बराबर है ना। तो एंगल आई अगर पूछ ले हमसे, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल आई और एंगल आर दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला नियम तो हमारा ये बोलता है। अब हम अगले नियम पे चलेंगे। अगला नियम हमारा क्या बोलेगा, रूल 2 क्या कह रहा है, रूल 2 बोलता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब हमेशा एक ही तल में होंगे, एक ही सिंगल प्लेन में होंगे, ठीक है। कैसे, रुको, जैसे ये है फोन, ठीक है, इस पे हमारी इस तरीके से रे गिरी, ठीक है। ये हमारी रे ऐसे करके गिरी, फिर ये यहाँ पे टकराई, फिर इस तरीके से ये वापस निकल गई। तो ये जो प्लेन है ना, ये हमारा एक ही प्लेन में आपकी तीनों चीज होने वाली है, ठीक है। मतलब एक ही तल पे तीनों लाइंस हमारी बनेंगी, ठीक। चाहे हम नॉर्मल रे की बात कर लें, चाहे हम इंसिडेंट रे की बात करें, चाहे फिर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, तीनों की तीनों हमारी जो है क्या है, आपकी एक ही सिंगल प्लेन में जो है वो हमारी होने वाली है, एक ही तल में हमारी होंगी, ठीक है। कोण हमेशा अविलंब से ही नापा जाता है, तो कोण नापना भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पहले तो ये तीनों की तीनों जो लाइन होंगी, जाने वाली वापस जाने वाली, आने वाली वापस जाने वाली, और ये हमारी नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे IR शॉर्ट में लिखूंगी, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारी नॉर्मल रे, जिसको अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। तो हम जब ये वाला एंगल नापेंगे तो हमेशा इसके कंपैरिजन में नापते हैं, ठीक है। अभिलंब से ही एंगल को हमेशा नापा जाता है, याद रखिएगा। और यह जो नियम है हर प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, चाहे वो हमारा कैसा प्लेन मिरर हो, चाहे फिर वो हमारा स्फेरिकल या फिर आपकी गोलीय दर्पण क्यों ना हो, ठीक है। तो ये वाला नियम जो है हमारा, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। देख लिए, दोनों समझ लिए हमने, 2 रूल हमने समझ लिए। आगे चलते हैं हमारा, अब आगे और देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे आता है हमारा रूल एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण का। ये क्या है, चलो देखते हैं। आपतित कोण अपने वास्तविक सीधे पथ से जितना कोण से विचलित हो जाती है उसे विचलन कहते हैं, उसे विचलन कहते हैं, समझे। देखो समझो, ये वाली जो रे है ना, इस सरफेस पे पड़ी थी। अब देखो बेटा इसको जाना तो था सीधे रास्ते, इसको जाना तो था सीधे रास्ते, लेकिन ये जो है यहाँ पर मुड़ गई। या इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको जाना तो ऐसे था, सीधे जाना था, सीधे सीधे जाना था, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या है, हमारी ऐसे करके ऐसे भटक गई। जैसे क्या, आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेटा जाओ पढ़ाई करो। अब आपको जाना तो सीधे अपने गोल की तरफ था, जो था आपका गवर्नमेंट जॉब, लेकिन बीच में ऐसे भटकाव आ जाते हैं कि आप उधर ना जाके डेविएट होके किसी और ही रास्ते पे चले जाते हो, ठीक है। सेम इस रे का हाल है, इसको जाना तो सीधे था लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गई। अब एंगल ऑफ डेविएशन यही कहता है कि जितना ये अपनी सीधी रेखा से इसको जाना था, जितना ये डिफ्लेक्ट हुई है उस रे से, वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो वो एंगल कितना होगा, ठीक है, जैसे इस कोण से ये डेविएट हो गई, ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। आगे समझ, ठीक है। यही था कि जाना था सीधे, लेकिन ये जो है क्या है, आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जितना सीधी रे जानी थी उसके कंपैरिजन में जितना ये डिफ्लेक्ट हो गया, जो एंगल बना दोनों लाइन के बीच में, वही हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपका कहा जाता है, ठीक है। द एंगल बाय व्हिच एन इंसिडेंट रे इज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, यही था इसका सीधा रास्ता तो ये था, लेकिन ये मुड़ गया, ठीक है। स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक समतल सतह पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें आपके प्लेन सरफेस पे हो रही हैं। अब मैं पूछूं आपसे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आप निकाल पाओगे, बताओ, निकाल सकते हो। मैंने ये वाला एंगल आपको बोल दिया, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल खींच लिया मैंने, ठीक है, ये बन गया मेरा नॉर्मल। अब मैं आपको बोलूं, आपको एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है। अब मैंने आपको बोल दिया कि बेटा ये वाला एंगल जो है ना, ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा एंगल 40 डिग्री है। अब आप पता करो कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे हमारा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या रहता है, बताओ, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, I माइनस आर हो जाता है। क्या हमारा I माइनस आपका R हो जाएगा। देखो ये तो हो गया मेरा 40 डिग्री। अब मैं पूछूं आपसे, ये वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे। ये मेरा 40 है, तो आपको इतना पता है, जब एंगल I 40 है तो हमारा एंगल R जो ये वाला है, एंगल R, ये भी मेरा 40 होगा, ये मेरा 40 होगा या नहीं होगा, ठीक है।
होगा 40। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो जब ये 40 हो गया तो ये वाला रिमेनिंग कितना होगा बताओ, ये वाला रिमेनिंग कितना होगा, ये रिमेनिंग कितना होगा, ये हमारा 40 हो गया तो ये रिमेनिंग कितना होगा आपका 50 होगा। ठीक है, ये हमारा 50 होगा और ये वाला आपका 40 था ही, ये हमारा 40 था ही, तो 40 ये हो गया, ये हमारा कितना हो गया आपका 50 हो गया। अब बचा आपको ये, बस आपको जो है ये पता करना है। ये कैसे पता करोगे, ये कैसे पता करोगे, तो आपको इतना पता है कि कोई भी सीधी रेखा ऐसे जा रही है, अगर उस पे मैं एंगल बनाऊं तो हमेशा एंगल 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है ना 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 40 है, ये भी 40 है, 40 40 80 हो गया और ये हमारा कितना है 50 है, तो कितना हो गया 130 हो गया, 130 हो गया। ठीक है, 130 को जब 180 में से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, अब अगर पूछो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो 50 में ये वाला 50 निकला ना, 50 में ये वाला हमारा कितना था, ये भी हमारा 50 था, 50 में 50 जोड़ दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50 + 50, ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या निकल के आ जाएगा हमारा, आपका 100 निकल के आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में, तो हमारा ये क्या आ जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन 100 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आपको एक भी एंगल दे रखा है तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इमेज, प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है कि जो आप शीशे में हमारी इमेज देखते हो या किसी भी वस्तु की जब इमेज बनती है तो वो हमारी कैसे बनती है, इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होती है, देखते हैं। जब हमारी परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या फिर मिलते हुए प्रतीत होती हैं तब हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। When reflected rays meet or appears to meet, an image is formed। सारा का सारा लाइट का खेल है। मान के चलो ये एक सरफेस है, ठीक है, मान के चलो ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे ये वाली सरफेस है। ठीक है, ये हमारी सरफेस है। अब इस सरफेस पे कोई भी हमारी रे जो है वो गिरी है, कि क्या है हमारी कोई भी रे आपकी जो है वो गिरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या क्या बोल रहा है, ये परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या फिर हमारा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। रिफ्लेक्टेड रे मीट्स और अपीयर टू मीट्स एंड इमेजेस फॉर्म। ठीक है, जो हमारी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे कोई भी सरफेस पे जब आपकी इमेज बन रही है तो वो तब बन रही है इमेज जब बहुत सारी रेज एक सरफेस के अंदर गिरती है। कोई एक तो नहीं गिर रही है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। ठीक है, तो वो जाके कहीं ना कहीं एक जगह मिलती है या फिर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही है, तब आपकी क्या है इमेज बनती है। मैं इसको ना आपके एक मिरर वाला एग्जाम्पल जो है स्फेरिकल मिरर वाला लेके समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, यहाँ पर एक रे जो है गिरी है, मान के चलो एक रे इधर से भी गिरी है। ठीक है, अब जो है फिर ये इस तरीके से हमारा वापस लौट गई, ये भी इधर वापस लौट गई। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये ऐसे जब वापस निकली है ये हमारी कैसी है, ये यही तो रिफ्लेक्टेड रे है ना, यही तो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना, और एक हमारी ये रे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बोल रहा है कि दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो मिलेंगी कभी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आपको लगता है कि ये कभी मिलेंगी, जितना दूर जाएंगी ये उनके बीच की दूरी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो इनफाइनाइट तक भी पहुंच जाएंगी, ये कभी नहीं आपकी मिलने वाली है। तो हमको इसमें कौन सा केस बनेगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ठीक है, हमको क्या, हम ऐसे करके बना लेंगे, इनको पीछे एक जगह मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर जो है आपको इस पॉइंट पे इमेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है आपका ये जो लाइंस हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, आपको मिल रही हैं। आगे समझ में, ये तो वो केस बना जहां पर आपको मिलती हुई जो है वो प्रतीत हो रही है। दूसरा हम केस बनाते हैं, दूसरा और बनाते हैं। ये हमारा मिरर है। ठीक है, इस पे आपकी रे ऐसे करके जा रही है। ठीक है, रे हमारी ऐसे करके जा रही है और ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इस तरीके से हमारी रिफ्लेक्ट हुई इमेज, सॉरी रे। ठीक है, ये हमारी ये वाली ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब जो है ये दोनों मिल गई ना, अब तो वास्तविक में मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पे ये क्या है, इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिल रही है लेकिन वहां पे जो है क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यदि परावर्तित किरणें, ठीक है, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं तो वहां क्या है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। देखो, जहां पे मिल रही है एक्चुअली वहां पे अगर आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज बोल देंगे, रियल इमेज। ठीक है,
और जहां पर हमें आभासी हो रही है, आभास हो रहा है हमको मिल रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमेशा याद रखना, वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब होगा आपका कैसा, आभासी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती लेकिन उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब हम कहते हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर्स टू मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अब मैं जो है ना आपको जो भी हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है उसको दोनों लैंग्वेज में लेकर आ रही हूँ, बिकॉज बहुत बच्चों की डिमांड थी कि वी वांट बोथ लैंग्वेज सेपरेटली, तो दैट्स व्हाई अब मैंने ये वाला फॉर्मेट अपनाया है। अब यही चलेगा कि सारी चीजें जो भी हम पीपीटी पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बल्कि क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, हम दोनों लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन लिखेंगे। ओके, अब हम देखो टाइप्स ऑफ मिरर को देखेंगे। क्या हमारा जो हमारे मिरर हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, मिरर हमारे जो हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे मिरर्स जो हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हमारी टाइप्स ऑफ मिरर। क्या आपका टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के हमारे कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, प्लेन मिरर की। क्या हमारा सबसे पहला आ जाएगा आपका पहला प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हिंदी में भी बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं हमारा समतल, समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा हमारा आता है क्या, आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब जो हमारा प्लेन मिरर है वो तो प्लेन मिरर है, लेकिन अब गोलीय दर्पण भी आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप्स में इसको हम जो है कैटेगराइज करते हैं। पहला है आपका, पहला कौन सा है, पहला रहेगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, हिंदी में इसकी बात करेंगे तो हिंदी में इसको कहा जाता है हमारा उत्तल दर्पण। ओके, दूसरा है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हिंदी में अगर बात करें तो इस हिंदी में बोलते हैं इसको अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है मिरर्स को कैटेगराइज करते हैं। एक समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। वहीं मैं स्पायरिकल मिरर की बात करूं तो वो कैसा होता है, देखो वो एक्चुअल में प्लेन मिरर ही है। प्लेन मिरर को जब हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट कर दो, ठीक है, बीच में इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना, मतलब सीधा ही था, सीधे को थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये कैसा बन गया, हमारा स्फेरिकल मिरर बन गया। ठीक है, गोलीय दर्पण बन गया। फिर अगला आता है हमारा कैसा, आपका कॉन्वेक्स मिरर। फिर है हमारा कॉनकेव मिरर। देखो प्लेन मिरर तो ऐसे प्लेन हो जाएगा, गोलीय दर्पण हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसे करके हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को जब हम काटते हैं, ठीक है, इसकी बाहरी वाली जो सतह है ना, और जो उसके अंदर वाली सतह है, इसके बेस पे हमारे इसी गोलीय दर्पण से, सेम गोलीय दर्पण से आपके दो प्रकार के मिरर बन जाते हैं। ठीक है, कैसे हमारे, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक हमारा कैसा आपका कॉनकेव मिरर। आगे समझ, ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे देखते हैं कुछ पॉइंट्स रह तो नहीं गए। हाँ, तो क्या है देख लो एक बारी, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। अब हम जो है, अब यहाँ से आगे ना, यहाँ से आगे जो है हम स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो जो ये पूरा स्फीयर हो गया, गोला हो गया, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि जिसपे हमारी आपकी प्रकाश की किरण जो है वो गिर रही है, वो हमारी कैसा होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, या तो वो इसके अंदर का पार्ट होगा या तो फिर वो इसके बाहर का पार्ट होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी गोले या फिर स्फीयर का भाग होती है, उसी को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कैसा होता है, हमारा कॉनकेव होता है, एक हमारा कैसा होता है, आपका कॉन्वेक्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये वाला कैसा है हमारा, ये है आपका
कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा कैसा है आपका कॉनकेव मिरर। ये हमारा कैसा है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हिंदी में भी लिख लो, ये हमारा कैसा रहेगा, ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और ये हमारा कौन सा, ये पा है, ये क्या है हमारा, ये इट्स पा। और ये हमारा कैसा है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, ये कैसा है हमारा अवतल दर्पण। तो दो प्रकार के हो गए। ठीक है, और अगर हम वैसे बनाएं तो ये वाला आपका कैसा हो जाएगा, ये है हमारा कौन सा है, ये आपका है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। और ये हमारा कैसा है, ये है आपका कैसा कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारा उत्तल दर्पण। आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में। अब जो है, अब ये जो मिरर है ना, मिरर से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे चल के हम जो चीज़ें सॉल्व करेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमें कंफ्यूजन होगा। तो इमेज मिरर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फोकस कहाँ होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कॉनकेव देखा, लाइट यहाँ से पड़ रही है और हमारा मतलब ये जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर का सरफेस है, इसमें ये हमारा अंदर का है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आगे समझ में, आगे चलते हैं हमारा। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे हमारा किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फीयर मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जो उस गोले का केंद्र होता है जिसका एक भाग गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह होती है। देखो, जैसे ये हुआ हमारा मिरर। अब इस मिरर की बात करूं, इस मिरर की अगर मैं बात करूं तो ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कहीं ना कहीं ये वाला जो मिरर है हमारा, ये वाला जो मिरर है, ये किसी स्फीयर का तो पार्ट रहा होगा ना, उसी से तो हमने काट के बनाया है। ये किसी स्फीयर का तो पार्ट रहा होगा ना, किसी गोले का पार्ट रहा होगा ना, है ना, तभी तो इसको हमने मिरर बना दिया। तो यानी कि इसका जो बीच का जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा, जो बीच का बिल्कुल सेंटर होगा, जो स्फीयर रहा होगा इस मिरर का, जो उसका बीच का सेंटर था, केंद्र था, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो मतलब किसी गोले को, बड़े से गोले को काट के ही तो इससे मिरर बनाया ना, तो जब वो गोला था उस गोले का कोई सेंटर भी होगा, ठीक है, जो मतलब कि उसको दो रेडियस में बराबर बराबर में डिवाइड करता होगा, तो वही सेंटर हमारे लिए क्या है, वही सेंटर आपके लिए वक्रता केंद्र है। इस इमेज में शायद दिख जाए हमको, ठीक है, इस इमेज में शायद दे नहीं रखा है, ठीक है, तो वही हमारा क्या रहेगा, आपका वक्रता केंद्र जो है वो आपका रहने वाला है। आगे समझ में, फिर हम आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल क्या है, अब पोल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पोल भी हमको पता होना चाहिए। तो देखेंगे अब हम रेडियस ऑफ हमारा कर्वेचर जो है वो क्या होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, अभी हमने देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था, ठीक है, ये हमने अभी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था, ये हमारा मिरर है एक, ठीक है, एक हमारा मिरर ये है, मतलब कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी ये वाली हो जाती है। ये मैंने बता ही दिया था अभी कि हमारा पार्ट ऑफ ए स्फीयर है, ठीक है, हमारा पार्ट ऑफ ए स्फीयर है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। इसमें वक्रता केंद्र बाहर की ओर दिखेगा, ठीक है, मिरर मतलब इस टाइप का है ना, ये ऐसे देखो, ठीक है, इसमें वक्रता केंद्र आपको क्या देखने को मिलेगा, अंदर की ओर देखने को मिलेगा। ये मिरर हमारा इस टाइप का, याद रखना, ठीक है, तो हमारा इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र ये होगा, दोनों मिरर का बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हमारा वक्रता त्रिज्या वह दूरी होती है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होती है, ठीक है। बात है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र से लेके आपकी कहाँ तक की दूरी, केंद्र से लेकर हमारा पोल तक की दूरी, ये क्या है, आपका पोल है,
ये हमारा पोल है। पोल क्या होता है? किसी भी मिरर का जो सबसे मिड पॉइंट होगा, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसकी परावर्तन जो सतह है उसका सबसे मिड पॉइंट जो होगा वो उसको पोल बोलते हैं, उसको हम ध्रुव बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो ये हमारा पोल हो गया। सेम इसमें ये हो गया हमारा पोल। पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसी को हम बोलेंगे क्या? वक्रता त्रिज्या। आगे समझ में? ठीक है, तो ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या। इसमें हमारी ये हो गई आपकी क्या? हमारा आपका क्या होगा? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे समझ, अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? पोल। पोल हमने अभी देखा, गोलीय ध्रुव गोलीय दर्पण की वह परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है। तो बिल्कुल हमारा क्या है? मिडिल पॉइंट होता है परावर्तक सतह का। ठीक है, मिडिल पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक इसका ये मिड पॉइंट हो गया ना, समवेयर यही है ना, तो ये है हमारा पोल। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलोगे ये पोल हो जाएगा, नहीं, ये पोल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी हमने पोल ध्यान में रखा है। ऐसे तो हम यहाँ को भी मान लेते, रेडियस तो सेम ही रहता, बट नहीं, हमको इस जो हमारा मिरर है ना उसका सबसे बीच का पॉइंट देखना है हमको। ठीक है, हमको क्या है उसका, क्या हो गया, नहीं हो रहा, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो हमको क्या है? उसका सबसे बीच वाला पॉइंट देखना है, वो हमारा ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। पोल हमने देख लिया। अगला क्या बोलता है आपको? मुख्य अक्ष वह सीधी रेखा होती है। अब हम बात करेंगे देखो प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष जिसको हम बोले। तो मुख्य अक्ष की बात करोगे, मुख्य अक्ष हमारी वो सीधी रेखा होती है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पी तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। सोचो, ठीक है, गोलीय दर्पण ध्रुव से लेके तथा वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दोनों मिरर बनाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, सी लिखूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लिखूंगी पोल। दूसरा मिरर भी हम बना लेते हैं, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो है इससे सीधा पास होके जाती है, इससे पास होके सीधा ऐसे करके स्ट्रेट यहाँ तक जाए। ये पूरा हमारा स्फीयर ऐसे करके गोल रहा है ना, ये था ना ये। ठीक है, सेम हम इस वाले केस में भी देखेंगे, ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट था ना, गोलीय दर्पण का पार्ट था ना, तो ये जो है इन दोनों को इस तरीके से हमारा पार करके जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों को क्या है आपका पार करके जाएगी पोल, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र जो होगा उसको ही हम बोलेंगे क्या? आपका क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, वक्रता केंद्र, किसी भी स्फीयर का जो सबसे बीच वाला पोर्शन रहा होता है, बीच वाला पॉइंट। पोल देखा हमने, पोल हमने देखा मिड वाला पॉइंट है जो हमारा मिरर है उसका, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सबसे मिडिल वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो दोनों को आपका क्रॉस करके लाइन जाती है, वो हमारी क्या कहला रही है? वो हमारी कहला रही है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, अब हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे प्रिंसिपल फोकस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मुख्य फोकस पर। ये क्या होता है हमारा, देखते हैं। Principal focus is the point on the principal axis where rays of light parallel to the principal axis after reflection from spherical mirror converge, concave mirror में होगा, and appear to diverge in हमारा convex mirror। हिंदी में पढ़ते, मुख्य फोकस वो बिंदु होता है जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। किस पर? मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, यानी कि जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में क्या देखने को मिलेगा? मिलती हैं। अवतल दर्पण में तो मिलती हैं और उत्तल दर्पण में हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चलो दोनों केस हम बना के देखते हैं, अवतल दर्पण का भी और हमारा उत्तल दर्पण का भी। ठीक है, सबसे पहले हम अवतल दर्पण का बनाते हैं। अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये क्या है इसका? ये है हमारा पोल। ये क्या है हमारा? पोल। ये क्या है हमारा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी ही लिखूंगी मैं, इसको याद रखिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ? इस तरीके से हमारी किरण आई, प्रकाश की किरण आती है,
ऐसे आती है। अब ये इस पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी, इस तरीके से ये जो किरण है आपकी वापस लौट जाएगी, ये वाली किरण भी हमारी वापस लौट जाएगी। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये दोनों किरण जो रिफ्लेक्ट हुई थी परावर्तन के बाद वापस जो लौटी, आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। असल में मिल रही है, दिखाई नहीं दे रही है। ये होगा हमारा क्या, यही है हमारा फोकस, यही है हमारा क्या, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हमको इमेज इस केस में कैसी दिखाई देगी, इमेज इस केस में आपको देखने को मिलेगी कि हमारी इमेज जो है ना वो रियल है, रियल है, ठीक है। वही हमको उत्तल दर्पण के केस में देखने को मिलेगी इमेज जो है, प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है ना वो कैसा है, वो हमारा आभासी है। कैसा है, आभासी है, वर्चुअल है। अब आपको लग रहा है इमेज, हम पूरी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे देख पाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फोकस बनते हैं, ठीक है। हर मतलब जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसके हर पॉइंट से हो जाएगी ना रिफ्लेक्ट, प्रकाश की किरण जाएगी। हर पॉइंट पे प्रकाश की किरण का जाना है, हर पॉइंट से जो प्रकाश की किरण है हमारी वापस भी लौटेगी, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो ऐसे जो फोकस है ना वो बहुत सारे बनेंगे, फिर वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे फोकस होते हैं, ठीक है। दूसरा हम उत्तल दर्पण वाला केस बनाते हैं। ये है हमारी परावर्तित सतह। यहाँ से जो है आपकी ये रेज आई, ये रेज आई, इसमें हमारा पोल ये होता है, ध्रुव ये होता है, ठीक है। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये आपकी क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो है ये हमारी जो किरण गिरी वो इस तरीके से वापस लौट गई, असल में तो मिली ही नहीं है, वापस लौट गई। अब आपको लगता है कि ये दोनों कभी मिलेंगी, नहीं। ये हमारा ठीक से बना लेना, रुको रुको रुको, इस तरीके से, ठीक है। ये जितनी ज्यादा दूर जाती जाएंगी ना उतने ही इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन ये हमको मिलती हुई प्रतीत होती है कहाँ, पीछे कहीं, ठीक है, ठीक है। हमको कहाँ, पीछे कहीं लगेगा कि ये दोनों मिल रही हैं। जिस जगह पे ये मिलेंगी यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या होता है, आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। इस केस में कैसी बनेगी इमेज, इमेज बनेगी हमारी आभासी, वर्चुअल। कैसी इमेज है हमारी, इमेज वुड बी वर्चुअल, प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। अब हम देखते हैं हमारा फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ की बात करें तो वो क्या होती है। देखो, फोकस दूरी वह दूरी होती है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस के बीच आपकी होती है। द फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ को हम डिनोट करने के लिए कौन सी होगी, दोनों मिरर बनाएंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे जो है हमारी प्रकाश की किरण आई, इधर से भी जो है आपकी आई प्रकाश की किरण, ठीक है। इधर से हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पर जो है जाके मिली। ये क्या है, ये है हमारा फोकस, ठीक है। ये है हमारा फोकस और ये क्या था हमारा, सीसी है। ये है हमारा क्या, आपका, ये आपको देखने को मिलेगा, ये है हमारा पोल। ये क्या है हमारा, दिस इज पोल। तो ये क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये हमको क्या देखने को मिलेगी, इसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। यही हमारी क्या हो गई, आपकी फोकल लेंथ हो गई। आगे समझ में, दूसरा केस बनाते हैं इमेज का, मिरर का। ये हमारी सरफेस है, यहाँ से आपकी किरण आई, ओके। यहाँ से हमारी क्या है, आपका रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा क्या था, ये हमारा पोल था। आपको बार बार बना के दिखा रही हूँ ताकि आप सीख जाओ, ठीक है। फिर हमारा क्या था, इस तरीके से आपको लगा कि हमारी जो है प्रकाश की किरण है, सॉरी ये ठीक से नहीं मिलाई, ठीक है। हमको लगा कि यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं दोनों मिल रही हैं, ठीक है। बिल्कुल इस पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ इमेज में बनाते समय मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ठीक है वो मत ध्यान देना, बिल्कुल इस पे ही मिलेगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आगे समझ में, आगे चले, ठीक है। अब ये है हमारी फोकस दूरी, ये हमारा फोकस से लेके आपका जो पोल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है आपका फोकल लेंथ। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका फोकल लेंथ हो जाता है ये। आगे समझ में, ठीक है। अब हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहता है हमारा, सी।
तो C बराबर हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 2F, ठीक है, क्या होता है हमारा 2F। यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे तो अगर F बराबर बात करेंगे हम, F बराबर होता है R/2। R क्या है? R है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है R हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये रेडियस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये जो दूरी होगी पूरी ये रेडियस है ना किसी भी स्फीयर की। तो हमारा क्या रहेगा आपका F बराबर R/2, ठीक है। F बराबर फोकस बराबर होता है रेडियस डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो R निकाल लो, R बराबर हो जाएगा हमारा 2F, R बराबर हो जाएगा हमारा 2F। आगे समझ में, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन आ जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर जो है हमारा खत्म हो जाता है। अगले में या तो हम देखेंगे कि हमारा इमेजेस के फॉर्मेशन, यही देखेंगे हम एक्चुअली में कि जो हमारा इमेजेस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, क्योंकि ऐसे आपको सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि इमेजेस हमारे, इमेज जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो है वो आपका कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है इमेजेस एक्चुअल में बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे वो एक लाइन बोल रहा है आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अच्छा, फिर तुरंत इमेज आप बता दोगे कि इमेज हमारी बनी कहाँ पे है और इमेज हमारी बनी कैसी है, इन्वर्टेड बनी है, हमारी वर्चुअल बनी है, आपकी कैसी बनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप बता दोगे। बाकी देखो टॉपिक, हर टॉपिक जितने भी मैंने कराए हैं, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों से कि सेल्फ स्टडी भी आपको करनी होगी, और सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूरी है आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का जहाँ सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह पे डिटेल में मिल जाए। तो उसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रेलवे सामान्य विज्ञान की किताब है, इस किताब को आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक हमको आपका जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, ठीक है। किताब की स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो इस किताब के अंदर मिलती है आपको थ्योरी, डिटेल थ्योरी है, जीएस का पूरा सिलेबस कवर अप है, साइंस की तीनों के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो इसके अंदर आपको कवर है, ठीक है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे के सारे हमारे रेलवे एग्जाम्स के लिए। इतना ही नहीं, साथ ही इसमें वन लाइनर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वन लाइनर्स में हमारे वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हैशटैग करके हमने लिख रखा है कि ये पॉइंट जो है ना इतनी बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ है और आगे भी फिर संभावना है कि दोबारा से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ ही आपको लगभग 4500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो इस किताब में देखने को मिलते हैं। किसी रेलवे के एक एग्जाम के नहीं, डिफरेंट एग्जाम के रेलवे के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे कंपाइलेशन है। और किन सालों के? 2018 से लेके 2025 के तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स का कंपाइलेशन क्वेश्चंस का जो है आपको इस वीडियो के अंदर, सॉरी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में ऑर्डर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ऑफर अभी चल रहा है, बाईलिंगुअल किताब है, ठीक है। 299 रुपए में आपको जो है मिल जाएगा वन स्टॉप सॉल्यूशन, थ्योरी, वन लाइनर प्लस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी जो है इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी अदर भी यहाँ पे फ्री में पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे अभी फिलहाल हमने जो है पूरे साल का आपको पूरा साल का कंपाइलेशन करंट अफेयर का दिया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं कि एग्जाम्स आ जाते हैं ना तो 2 दिन पहले लगता है कहाँ से पूरे साल भर का हमको करंट अफेयर मिल जाए, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे गिवन है और हमने बहुत सारी फ्री ई बुक्स दी गई हैं। आप पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाले में, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा जितनी भी फ्री बुक्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेक्चर आपको कैसा लगा, चीज़ें पसंद आई नहीं आई, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको कम समझ में आया, कौन सा बहुत बेहतर समझ में आया, तो ये सारे के सारे अपने थॉट्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वैसे ये अभी मोनोलॉग ही है बिकॉज अभी लाइव क्लास नहीं है तो मैं ही बोलती हूँ और आप लोग सुनते हैं, बट इसको क्या है मोनोलॉग ना करके डायलॉग आपको बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक हो, अच्छा हो, बेकार हो, जो भी चीज़ें हैं लिखिए, एंगेजमेंट एक्चुअली बढ़ाइए अपना, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने होमवर्क में आपके साथ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, उनका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इससे पता चलेगा कौन सा बच्चा कितना सिंसियर है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।